और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। गुजरात की मांगलोर में इमरजेंसी कॉल के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और समुद्र की लहरों के बीचों बीच एक रोगी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें किसी एक्शन सीक्वल या मूवी की नहीं है। ये तस्वीरें हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बहादुरी की। ये तस्वीरें हैं हमारे जवानों के साहस की। ये तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि हमारी फोर्सेस किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे समुद्री लहरों के खराब मौसम में एक रोगी को समुद्री जहाज से रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे हमारे जवान हेलीकॉप्टर से गंभीर रोगी को एयरलिफ्ट कर अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड को एक मेडिकल कॉल मिली, जिसके जवाब में कोस्ट गार्ड्स ने दक्षिण गुजरात के मांगरोल में ऑपरेशन चलाकर गैबोन के एक बीमार व्यक्ति को रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर से रोगी को एयरलिफ्ट करने के बाद सुरक्षित पोरबंदर लाया गया, जहां अब उसका इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वरिष्ठ नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बैठे हुए सारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेतागण और आज महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए ये सभी लगभग मंडलों को रिप्रेजेंट करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों को नमस्कार, प्रणाम। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय भाजपा की योजना के तहत आज हम सब स्वर्गीय गिरीश बापट सभागृह में इस विस्तृत कार्यकारिणी के अंदर इकट्ठा हुए हैं। जब मैं यहां आया हूं तब पुण्य नगरी में आया हूं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। ये नगरी तिलक महाराज की नगरी है। यहीं से केसरी को शुरू किया और देश भर में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको शिवाजी महाराज के बाद पूरे देश में अलग जगाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मैं आज बाल गंगाधर तिलक, बाजीराव पेशवा और वीर सावरकर, ये तीनों महापुरुषों को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को गुरु पर्व की, गुरु पूर्णिमा की मनपूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि देश भर में हर प्रदेश के अंदर ये विस्तृत कार्यकारिणी का आयोजन हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर हो रहा है। परंतु महाराष्ट्र की ये पुणे नगरी में विस्तृत कार्यकारिणी का एक अलग स्वरूप भी है, अलग उद्देश्य भी है। हमने विस्तृत कार्यकारिणी देश भर में 2024 के चुनाव के बाद फिर से एक बार हमारे कार्यकर्ता हमारे विजय अभियान में लग जाए, इसके लिए बुलाई है। परंतु महाराष्ट्र के अंदर ये विस्तृत कार्यकारिणी 2014 के चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2024 की चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2024 में फिर से एक बार कमल फूल की युति सरकार बनाने के लिए बुलाई। और इसलिए आप सभी को निमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं का मनपूर्वक अभिनंदन और आभार पार्टी की ओर से प्रकट करना चाहता हूं। कड़ी धूप के अंदर मैंने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को ये चुनाव अभियान के अंदर
दौड़ते हुए दिखाए, पसीना बहाते हुए दिखाए, परिणाम के लिए पल पल जूझते हुए दिखाए। और मैं आज कहने आया हूं कि महाराष्ट्र के हर कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर कर भारतीय जनता पार्टी को यश दिलाने का काम किया है। और भाई और बहनों, जब हम आज यहां आए हैं तो परिणाम हमारे सामने। 60 साल के बाद पहली बार देश में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री लेने का, शपथ लेने का यश मिला है, तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को मिला। लगातार 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाई। और आज मैं कहने आया हूं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, हमने महाराष्ट्र विधानसभा में भी 14, 19 और 14 और 19 से योग जितना बड़ा विजय 24 में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। कार्यकर्ता मुझे मिले हैं, कल रात को भी कुछ लोग मिले, आज सुबह से महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ता मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। एक भ्रांति फैलाने का काम हमारे विपक्ष ने किया है। मैं आज आपको एक उदाहरण देकर 2024 के नतीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 2 बच्चे थे, एक ही क्लास में पढ़ाई पढ़ते थे। एक बच्चा हमेशा 80% मार्क से पास होता था, क्लास में नंबर 1 आता था। दूसरी एग्जाम आई, उसने तय किया कि इस बार 80 नहीं चलेगा, मैं 90 लाऊंगा। अब उसने लक्ष्य तय किया। लक्ष्य कभी कोई नीचा नहीं तय करता है, ऊंचा ही तय करता है। और दूसरा एक विद्यार्थी था, वो 4 साल में उसी कक्षा में नापास हो रहा था, उसको 20 मार्क आ रहे थे। उसने लक्ष्य रखा कि मैं 20 नहीं, इस बार 30 लाऊंगा। पास होने का लक्ष्य नहीं रखा, 30 लाने का लक्ष्य रखा। अब एग्जामिनेशन हो गए, परिणाम आ गया। जिसने 90 का लक्ष्य रखा था उसको 80 की जगह 78 आ गया, और जिसने 20 का लक्ष्य रखा था उसको 30 की जगह 25, 20 की जगह 25 आ गए। अब मुझे बताओ भाई, कौन सा विद्यार्थी का परिणाम अच्छा है? जरा बताओ, 80 वाले का अच्छा है या 20 वाले का अच्छा है? एक बात मुझे सभी कार्यकर्ता बताएं, जो विजयी होता है उसकी सरकार बनती है। भारत में सरकार किसकी बनी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बनी है? विपक्ष में कौन बैठा है? तो विजयी कौन बना है? मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि 30 मार्क का लक्ष्य लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया, और 90 का लक्ष्य रखकर 78 वाला पसोपस में पड़ गया।